इस कोर्स में एक टिपिकल एज़्योर एआई सॉल्यूशन के लिए जरूरी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्किंग कंपोनेंट्स का हाई लेवल ओवरव्यू समझाया गया है। आज के इस ट्रेनिंग सेशन में हम सीखेंगे कि एज़्योर पर एआई एप्स और एजेंट बेस्ड सॉल्यूशंस के लिए सही इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डिजाइन किया जाए। किसी भी एआई प्रोजेक्ट की नींव उसका इंफ्रास्ट्रक्चर होती है। एज़्योर पर यह नींव माइक्रोसॉफ्ट फाउंड्री रिसोर्स से शुरू होती है। ये एक सेंट्रलाइज्ड हब है जहां आपके सारे एआई एसेट्स, मॉडल्स और डेटा एक साथ रहते हैं। जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं तो आपको रिसोर्स ग्रुप्स और रीजनल कंप्लायंस का बहुत ध्यान रखना होता है। आपको ये तय करना होगा कि आपका डेटा किस जियोग्राफिकल रीजन में स्टोर होगा ताकि लेटेंसी कम रहे और प्राइवेसी लॉज फॉलो हो सकें। फाउंड्री रिसोर्स के अंदर हम प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। एक अहम आर्किटेक्चरल डिसीजन ये होता है कि मैनेजमेंट और इन्फ्रेंस एग्जीक्यूशन को कैसे अलग रखा जाए। मतलब आपका कोड कहाँ रन होगा और एआई मॉडल कहाँ रन होगा, ये दोनों अलग अलग स्केलेबल कंपोनेंट्स होने चाहिए। सही इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन करने से आपका एप्लीकेशन ना सिर्फ फास्ट रिस्पॉन्स देता है बल्कि कॉस्ट भी कंट्रोल में रहती है और सिक्योरिटी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती। इस स्निपेट में हमने एज़्योर CLI का इस्तेमाल करके बेसिक एआई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने का कमांड दिखाया है। सबसे पहले हम एक रिसोर्स ग्रुप बना रहे हैं जो हमारी सारे प्रोजेक्ट रिसोर्सेज को लॉजिकली एक जगह रखेगा। लोकेशन ईस्ट यूएस सेट की गई है जो ये तय करती है कि फिजिकल सर्वर्स कहाँ होंगे। उसके बाद हम एआई सर्विसेज का एक कोर अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं जो असल में हमारा फाउंड्री रिसोर्स है। यहाँ SKU S0 का मतलब है कि हम स्टैंडर्ड टियर का इस्तेमाल कर रहे हैं जो प्रोडक्शन वर्कलोड्स के लिए जरूरी होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड यानी IEC का इस्तेमाल करना एक बेस्ट प्रैक्टिस है क्योंकि इससे आप अपने क्लाउड एनवायरनमेंट को आसानी से रेप्लिकेट और वर्जन कंट्रोल कर सकते हैं। एग्जाम के नजरिए से आपको पता होना चाहिए कि कौन सा रिसोर्स किस लेवल पर क्रिएट होता है। ये डायग्राम रिसोर्स हायरार्की को एक्सप्लेन करता है। सबसे ऊपर एज़्योर सब्सक्रिप्शन होता है, उसके अंदर रिसोर्स ग्रुप के अंदर हमारा मेन फाउंड्री रिसोर्स होता है। उस रिसोर्स के अंदर हम मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं और हर प्रोजेक्ट के अपने डिप्लॉयड मॉडल्स और एजेंट्स होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन करते समय एंड पॉइंट्स का सही चुनाव करना बहुत क्रिटिकल होता है। माइक्रोसॉफ्ट फाउंड्री में आपको दो मुख्य एंड पॉइंट्स मिलते हैं, प्रोजेक्ट एंड पॉइंट और एज़्योर ओपनएआई एंड पॉइंट। अगर आपका एप्लीकेशन बहुत ही सिंपल है और उसे सिर्फ मॉडल से सीधा प्रेडिक्शन यानी इन्फरेंस चाहिए तो आप एज़्योर ओपनएआई एंड पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डायरेक्ट और फास्ट होता है। लेकिन अगर आप एक कॉम्प्लेक्स एजेंट बेस्ड सोल्यूशन बना रहे हैं जहां आपको थ्रेड्स मैनेज करने हैं, टूल्स इंटीग्रेट करने हैं या फिर अपने मॉडल का इवैल्यूएशन और ट्रेसिंग करनी है, तब आपको फाउंड्री प्रोजेक्ट एंड पॉइंट का ही इस्तेमाल करना होगा। प्रोजेक्ट एंड पॉइंट आपको एआई मैनेजमेंट की वो पूरी लेयर प्रोवाइड करता है जो एंटरप्राइज सॉल्यूशंस के लिए जरूरी है। एक सॉल्यूशन आर्किटेक्ट के तौर पर आपको डिसाइड करना होता है कि नेटवर्क ट्रैफिक को किस एंड पॉइंट पर राउट किया जाए ताकि परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी दोनों मेंटेन रहें। कई बार हम हाइब्रिड अप्रोच भी लेते हैं जहां अलग अलग माइक्रो सर्विसेज अलग अलग एंड पॉइंट्स को कॉल करती हैं। इस पाइथन स्निपेट में हम एआई प्रोजेक्ट क्लाइंट को इनिशियलाइज कर रहे हैं। ध्यान दें कि हम हार्ड कोडेड URL की जगह os.environ का इस्तेमाल करके एनवायरनमेंट वेरिएबल से प्रोजेक्ट एंड पॉइंट को लोड कर रहे हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन की एक बहुत ही जरूरी सिक्योरिटी प्रैक्टिस है। साथ ही हम ऑथेंटिकेशन के लिए डिफॉल्ट एज़्योर क्रेडेंशियल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये क्लाइंट ऑब्जेक्ट हमें सीधी फाउंड्री एजेंट सर्विस से कनेक्ट करता है जिससे हम टूल्स और थ्रेड्स जैसी एडवांस्ड कैपेबिलिटीज को एक्सेस कर पाते हैं। अगर हम यहाँ सीधा ओपनएआई क्लाइंट यूज करती तो हमें ये सारे ऑर्केस्ट्रेशन फीचर्स खुद स्क्रैच से कोड करनी पड़ती। सही क्लाइंट और एंड पॉइंट का कॉम्बिनेशन आपकी कोड की कॉम्प्लेक्सिटी को काफी कम कर देता है। ये डिसीजन ट्री एंड पॉइंट राउटिंग को समझाता है। जब एप्लीकेशन से रिक्वेस्ट आती है तो सिस्टम चेक करता है कि क्या उसे एजेंट ऑर्केस्ट्रेशन की जरूरत है। अगर हाँ तो रिक्वेस्ट को प्रोजेक्ट एंड पॉइंट पर भेजा जाता है। अगर नहीं और सिर्फ प्रेडिक्शन चाहिए तो डायरेक्ट ओपनएआई एंड पॉइंट का यूज किया जाता है। एआई सॉल्यूशंस के लिए डेटा स्टोरेज का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ही अहम है जितना कि खुद एआई मॉडल। जब हम रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन या RAG की बात करते हैं तो हमें एक सॉलिड नॉलेज बेस चाहिए होता है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जैसे कि PDFs, इमेजेस या वर्ड फाइल्स को स्टोर करने के लिए एज़्योर ब्लॉब स्टोरेज सबसे बेहतरीन और स्केलेबल ऑप्शन है। लेकिन एआई मॉडल सीधा फाइल्स नहीं पढ़ सकता, उसे वेक्टर डेटा चाहिए होता है। इसके लिए हम एज़्योर एआई सर्च को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में डिप्लॉय करते हैं। ये सर्विस हमारे फाइल्स को चंक करके उनके वेक्टर्स बनाती है और एक हाई डायमेंशनल इंडेक्स में स्टोर करती है ताकि सर्च बहुत फास्ट हो सके।
अगर आपका एंटरप्राइज बहुत बड़ा है और आपका डेटा शेयर पॉइंट या माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक की वन लीक में है, तो आप फाउंड्री आईक्यू का इस्तेमाल करके इन सबको एक शेयर्ड नॉलेज प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट कर सकते हैं। आपको अपने आर्किटेक्चर में ये डिफाइन करना होगा कि डेटा कैसे फ्लो करेगा, इंडेक्सिंग का शेड्यूल क्या होगा और डेटा को सिंक में कैसे रखा जाएगा। इस कोड में हम एज़्योर एआई सर्च के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश कर रहे हैं। हम सर्च इंडेक्स क्लाइंट का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जो हमारी सर्च सर्विस की एंड पॉइंट से कनेक्ट होता है। ये क्लाइंट हमें इंडेक्सेस क्रिएट करने, मैनेज करने और उनमें डेटा पुश करने की परमिशन देता है। आरईजी इंफ्रास्ट्रक्चर में ये सर्च सर्विस एक कोर कंपोनेंट है जो आपकी ब्लॉब स्टोरेज और आपकी एआई एजेंट के बीच एक ब्रिज का काम करता है। एंटरप्राइज डिप्लॉयमेंट में हम इसे प्राइवेट नेटवर्क्स या वीनेट के अंदर सिक्योर करते हैं ताकि डेटा इंटरनेट पर एक्सपोज ना हो। आपको ये पता होना चाहिए कि लार्ज स्केल डेटा के लिए किस तरह का सर्च टियर और पार्टिशनिंग स्ट्रैटेजी सही रहेगी। ये पाइपलाइन डायग्राम डेटा इंजेक्शन फ्लो को दिखाता है। डेटा ब्लॉब स्टोरेज या वन लीक से इंडेक्सर में जाता है, वहां से एम्बेडिंग मॉडल उसे वेक्टर्स में बदलकर एआई सर्च इंडेक्स में स्टोर करता है। फाइनली ये इंडेक्स फाउंड्री आईक्यू नॉलेज बेस का हिस्सा बन जाता है जिसे एआई एजेंट्स कंज्यूम करते हैं। जब आपके एआई एजेंट्स प्रोडक्शन में जाते हैं तो आपको उन्हें रन करने के लिए सही कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। आप एजेंट्स को अज़्योर कंटेनर ऐप्स, अज़्योर फंक्शंस या अज़्योर कुबरनेटिस सर्विस पर होस्ट कर सकते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपका वर्कलोड कैसा है। अगर आपके एजेंट्स को बहुत सारे बैकग्राउंड टास्क्स करने हैं और टूल्स को कॉल करना है, तो आपको एक रोबस्ट एजेंट एग्जीक्यूटर सेटअप करना होगा। मॉडर्न मल्टी एजेंट सिस्टम्स में हम E2A यानी एजेंट टू एजेंट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए आपको एक E2A सर्वर होस्ट करना होता है जो अलग अलग रिमोट एजेंट्स को आपस में बात करने की सुविधा देता है। मान लीजिए एक एजेंट आपकी वीनेट के अंदर है और दूसरा किसी और सब्सक्रिप्शन में, तो E2A सर्वर उनके बीच एक सिक्योर कम्युनिकेशन चैनल बनाता है। आपको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरह से डिजाइन करना चाहिए कि ट्रैफिक बढ़ने पर कंप्यूट रिसोर्सेज ऑटोमेटिकली स्केल अप हो सकें। सर्वरलेस ऑप्शंस एआई एजेंट्स के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं क्योंकि इनमें कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन बेहतर होता है। इस स्निपेट में हम E2A क्लाइंट का इस्तेमाल करके एक रिमोट एआई एजेंट को इन्वोक कर रहे हैं। हमने E2A क्लाइंट को उस एंड पॉइंट के साथ इनिशियलाइज किया है जहां हमारा एजेंट एग्जीक्यूटर होस्टेड है। इसके बाद हम इन्वोक रिमोट एजेंट मेथड के जरिए फाइनेंस बॉट को एक टास्क पेलोड भेज रहे हैं। ये आर्किटेक्चरल पैटर्न तब बहुत काम आता है जब आपकी कंपनी में अलग अलग टीम्स अपनी अपनी स्पेशलाइज्ड एजेंट्स बनाती हैं और उन्हें एक सेंट्रल वर्कफ्लो में इंटीग्रेट करना होता है। आपको सारी एजेंट्स एक ही सर्वर पर होस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप उन्हें डीकपल कर सकते हैं। ये माइक्रो सर्विसेज अप्रोच आपकी पूरी एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्यादा रेजिलिएंट और मेंटेनेबल बनाती है। ये आर्किटेक्चर E2A कम्युनिकेशन को समझाता है। प्राइमरी ऑर्केस्ट्रेटर E2A सर्वर से कम्युनिकेट करता है जो आगे रिक्वेस्ट्स को अलग अलग रिमोट एजेंट्स जैसे कि फाइनेंस या सपोर्ट बॉट तक राउट करता है। हर रिमोट एजेंट अपनी खुद की आइसोलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटाबेस से जुड़ा होता है। कोई भी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बिना सॉलिड सिक्योरिटी और मॉनिटरिंग के पूरा नहीं होता। एआई सॉल्यूशंस में ये और भी क्रिटिकल हो जाता है। आपको हार्ड कोडेड एपीआई कीज का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसकी जगह पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑथेंटिकेशन के लिए माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी का इस्तेमाल करें। आप अपने ऐप्स और सर्वर्स को मैनेज्ड आइडेंटिटीज असाइन कर सकते हैं जिससे उन्हें फाउंड्री रिसोर्स या एज़्योर एआई सर्च का सिक्योर एक्सेस मिलता है, रूल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल के जरिए। इसके अलावा एआई सिस्टम्स ब्लैक बॉक्स नहीं होने चाहिए। आपको ऑब्जर्वेबिलिटी सेटअप करनी होगी। फाउंड्री प्रोजेक्ट्स में इनबिल्ट ट्रेसिंग और इवैल्यूएशन टूल्स होते हैं। आपको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में एज़्योर मॉनिटर या एप्लीकेशन इनसाइट्स को इंटीग्रेट करना चाहिए ताकि आप टोकन यूसेज, लेटेंसी और सेफ्टी सिग्नल्स को रियल टाइम में ट्रैक कर सकें। अगर कोई मॉडल हेल्यूसिनेट कर रहा है या बहुत स्लो रिस्पॉन्ड कर रहा है तो ट्रेसिंग लॉग से आपको तुरंत पता चल जाएगा। एक अच्छा आर्किटेक्ट हमेशा सिक्योरिटी और ऑब्जर्वेबिलिटी को डिजाइन के पहले दिन से ही शामिल करता है। इस कोड में हम अपनी एआई एप्लीकेशन के लिए एज़्योर मॉनिटर और ओपन टेलीमेट्री को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। कॉन्फ़िगर एज़्योर मॉनिटर फंक्शन हमारी ऐप को सीधे एप्लीकेशन इनसाइट से जोड़ देता है। इसके बाद हमारा एआई एजेंट जो भी एपीआई कॉल करेगा, जितने भी टोकन्स कंज्यूम करेगा या अगर कोई एरर आएगी तो वो सब बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली लॉग हो जाएगा। प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट में ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप अनिवार्य है क्योंकि इसके बिना परफॉर्मेंस बॉटलनेक्स या सिक्योरिटी थ्रेट्स को एनालाइज नहीं कर पाएंगे। डैशबोर्ड पर आप देख सकते हैं कि किस टूल ने एग्जीक्यूट होने में कितना समय लिया, जिससे आपको अपनी आरईजी पाइपलाइन या कस्टम टूल्स को ऑप्टिमाइज करने में मदद मिलती है। ये फ्लोचार्ट सिक्योरिटी और ऑब्जर्वेबिलिटी की इंटीग्रेशन को दिखाता है। एआई एप्लीकेशन पहले एंट्रा आईडी से ऑथेंटिकेट होता है। एक्सेस मिलने पर वो फाउंड्री सर्विस में मॉडल एग्जीक्यूट करता है। इस पूरी प्रोसेस का टेलीमेट्री डेटा रियल टाइम में एज़्योर मॉनिटर को भेजा जाता है ताकि हम सिस्टम की हेल्थ ट्रैक कर सकें।
इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ क्लाउड सर्वर्स तक सीमित नहीं है। आपके डेवलपर्स का लोकल एनवायरनमेंट भी इंफ्रास्ट्रक्चर का एक अहम हिस्सा है। एक स्मूथ डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के लिए आपको विजुअल स्टूडियो कोड और माइक्रोसॉफ्ट फाउंड्री एक्सटेंशन का सेटअप करना चाहिए। ये एक्सटेंशन आपके वीएस कोड को एक एंटरप्राइज ग्रेड एआई डेवलपमेंट हब में बदल देता है। डेवलपर्स बिना आईडीई छोड़े क्लाउड पर एसेट्स क्रिएट कर सकते हैं, मॉडल्स डिप्लॉय कर सकते हैं और एजेंट्स को लोकली टेस्ट कर सकते हैं। आप अपने प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन को .conf फाइल्स या settings.json में स्टोर कर सकते हैं ताकि पूरी टीम एक ही पेज पर रहे। ये लोकल टू क्लाउड वर्कफ्लो प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा देता है। जब डेवलपमेंट पूरा हो जाए तो आप यहीं से कोड को गिटहब में पुश कर सकते हैं, जहां से CI/CD पाइपलाइंस उसे एज्योर इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिप्लॉय कर देंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने AI-103 सर्टिफिकेशन की सॉलिड तैयारी के लिए quicktechie.com पर विजिट करें, जहां आपको प्रीमियम क्वेश्चन बैंक्स, ई बुक्स, ऑडियो बुक्स, फुल ट्रेनिंग और इंटरव्यू गाइड्स मिलेंगे। ये जेसन स्निपेट विजुअल स्टूडियो कोड की .vs code/settings.json फाइल का एक उदाहरण है। जब आप अपनी टीम के लिए डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करते हैं तो आप इन सेटिंग्स को वर्कस्पेस में सेव कर सकते हैं। इसमें फाउंड्री प्रोजेक्ट का एंड पॉइंट, सब्सक्रिप्शन आईडी और रिसोर्स ग्रुप पहले से डिफाइंड होता है। इससे जब कोई नया डेवलपर प्रोजेक्ट क्लोन करता है तो माइक्रोसॉफ्ट फाउंड्री एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली सही क्लाउड रिसोर्सेज से कनेक्ट हो जाता है। साथ ही हमने पाइथन के वर्चुअल एनवायरनमेंट का पाथ भी सेट किया है ताकि डिपेंडेंसीज क्लैश ना हो। एक रिलायबल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेटअप करना आर्किटेक्चर डिजाइन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, जो बाद में डिप्लॉयमेंट के समय आने वाली कई एरर्स को रोकता है। ये प्रोसेस डायग्राम लोकल से क्लाउड तक की वर्कफ्लो को दर्शाता है। डेवलपर वीएस कोड में फाउंड्री एक्सटेंशन का यूज करके सीधे एज्योर क्लाउड से इंटरैक्ट करता है। कोड लिखने के बाद उसे गिट रिपोजिटरी में पुश किया जाता है, जहां से CI/CD पाइपलाइन उसे ऑटोमेटिकली क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिप्लॉय कर देती है। Welcome to quicktechie.com. So just type in quicktechie.com here. Then you can go through the material which is provided by Quicktechie. So we have first of all video courses which you can go here and you can find the various video courses across the technologies as well as finance domain. So if you see in Microsoft, we have 8 programs currently running. Next, you can go through the ebooks available. So all the ebooks which are in PDF format today, and you can download this. So let me go through Microsoft certification ebooks. You can click on any of this and you can see this is the PDF available for you to download. So these are the premium ebook mostly available on quicktechie.com platform only. Now the second part is exam simulator. As we primarily focus on the all technology companies and finance domain certification preparation material, so this is company wide listed here and you can go through this. So let me go through the Microsoft one again. You can see these are all Microsoft related certification. AB 730 exam, if you open it, so you can see here this, and all the practice papers are available here. Today we have a 5 practice paper. So click on the first practice paper, it would load the questions. You can answer this question. This is way you can answer it and you can move to the next question. Now third material we wanted to highlight is an audiobook. So we started recently with the audiobooks as well, which you can listen on the go, and various technology wise ebooks are available. And at the last, this is our alumni. These people who are subscribing to our courses and this platform, they are all listed here. And at the end, I wanted to tell you, if you find any course or training or certification preparation material which you want to get us prepared for yourself, please put on the comment section. If you're watching on YouTube, on Udemy, or on this platform itself, quicktechie.com, then please put the comment, or you can even send an email to using this contact us options here. You can directly do the WhatsApp message. You can call us on this numbers as well.